टेक्नोलॉजी के हवाले से थोड़ी सी बात करते हैं। पैंडेमिक के दौर में जहां बहुत सारी नई नई चीज़ें हमने देखी, नए कॉन्सेप्ट्स आए, जिस तरह से मास्क पहनना, अपने घर वालों से दूरी इख्तियार करना, वहीं पर एक और कॉन्सेप्ट भी आया और वो ये था कि जो टेक्नोलॉजिकल बिजनेसेस थे, यानी कि वो बिजनेसेस जिनका ज़्यादातर दारोमदार टेक्नोलॉजी बेस्ड था, उनके वेयर हाउसेज जिस तरह अमेजोन हो गया मिसाल के तौर पर, उनके प्रॉफिट्स में बड़ा बूस्ट आया है। और इसकी अब क्या क्या वजूहात हैं और किस तरह से ये सारी चीज़ हमने देखी है। एक तब्दीली आई है बिजनेस मैकेनिज्म में भी, एंटरप्रेन्योरशिप के भी नए नए आइडियाज़ आए हैं, पैंडेमिक की वजह से आए हैं। तो कहीं कहीं कुछ ना कुछ अच्छा भी पैंडेमिक ने किया है, तबाही बहुत फेरी है, लेकिन ये है कि कुछ ना कुछ अच्छा भी उसने किया है। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ होस्ट हैं, मॉडल हैं, सीईओ हैं मैग्जिम एजेंसी के उज़ैर हसन साहब, और यूएस में होते हैं और वहाँ पे आप भी बहुत सारे बिजनेसेस को डील करते हैं, उनके साथ बड़ी आपकी क्लोज इंटरेक्शंस होती हैं। अस्सलाम वालेकुम उज़ैर साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? हम बिल्कुल ठीक हैं। उज़ैर ये बताएं कि जो बात मैंने की कि पैंडेमिक के दौर में मुख्तलिफ बिजनेसेस ने बड़ा बूस्ट भी किया अपना प्रॉफिट, वो कैसे कैसे किया है टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते करते? अच्छा, सबसे पहले तो ये आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक टाइम हमने देखा कि लोग ज़्यादातर इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स के ऊपर बात कर रहे होते हैं, लेकिन बीइंग अ डिजिटल मार्केटर एंड डिजिटल इन्फ्लुएंसर हम कुछ पॉजिटिव चीज़ों के ऊपर भी हम देखते हैं कि जो स्टॉक मार्केट्स थे वो क्रैश किए इनिशियली, लेकिन उसके बाद वो भी बढ़े। इसके साथ साथ जो ऑनलाइन बिजनेसेस थे, जो ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल्स थे, हम ना सिर्फ अमेज़ॉन की बात कर रहे हैं, लेकिन जो शॉपिंग पोर्टल्स उसी स्ट्रक्चर पे काम कर रहे थे उन्होंने भी ग्रो किया है। जैसे हमारे पास साउथ एशियन कंट्रीज़ में, स्पेशली अगर हम पाकिस्तान की बात करें, तो डिफरेंट शॉपिंग पोर्टल्स हैं जिन्होंने ऑनलाइन सर्विसेज, ऑफ कोर्स कुछ सर्विसेज ऐसी होती हैं कि आपको सामान वो नहीं मिल पाता एग्जैक्टली, लेकिन स्टिल लोगों को जो है ईज़ दी शॉपिंग में, लोगों को जाना नहीं पड़ा। एंड ख़ास तौर से जो कुछ कंट्रीज़ हैं लाइक ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूके हो गया, जहाँ पे अभी भी बहुत स्ट्रिक्ट लॉकडाउन है, जहाँ पे लोगों को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी या अपने इवन कपड़ों के लिए बारे में या किसी चीज़ के लिए भी जो चीज़ें चाहिए वो डायरेक्टली ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये एक ईज़ उन्होंने कंज्यूमर के लिए जनरेट की। एंड इसी वजह से हमने देखा कि जो अमेज़ॉन जैसे जो जाइंट्स हैं उनका बिज़नेस बहुत ज़्यादा बूस्टअप हो गया। एंड उसी को देखते हुए जो हमारे लोकल थे, इन्होंने भी बिजनेस अपनी पूरी उम्र में दौलत जितनी बनानी थी उतनी कोविड के 2 सालों में और 1 साल में विद इन फर्स्ट ईयर हमने देखा कि बहुत बना लिए थे उन्होंने इसके ऊपर। बिल्कुल। तो उज़ैर साहब, अगर आप थोड़ा सा ये हमें समझाएं कि अगर ये जो अमेज़ॉन वाला मामला है, अमेज़ॉन जो है उसने इतनी तरक्की कर ली, तो उस अमेज़ॉन की बुनियाद पर हमारे जो लोकल सेलर्स हैं वो कैसे तरक्की कर सकते हैं? अच्छा, इनिशियली हमने देखा था कि जितने भी कुछ 9 to 10 बिजनेसेस ऐसे थे पाकिस्तान के अंदर जिनको अमेज़ॉन ने लिस्ट किया था कि ये ऑनलाइन सेल कर सकते हैं, लेकिन अब हमने देखा है कि और भी उन्होंने बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ खोली हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पे अभी अमेज़ॉन के डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स या डायरेक्ट बिजनेस लाइक वेयर हाउसेज नहीं हैं, लेकिन स्टिल अब वो वेलकम कर रहे हैं साउथ एशियन मार्केट में। इंडिया में ऑलरेडी वो ऑपरेट कर रहे थे एंड वहाँ पे तो जेफ बेजोस खुद भी गए थे एंड उन्होंने वहाँ पे जो है रिक्शा कार्ट डिलीवरी सर्विसेज उसका भी वो स्टार्ट किया था, बड़ा हैपनिंग सा था। एंड उनका एक और जो प्लान था अमेज़ॉन प्राइम, जो कि इस वक्त बहुत ज़्यादा वाइडली पॉपुलर है अपनी मूवीज़ की वजह से। तो डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स थे उनके, तो वो वहाँ पे जब उनको रिस्पांस अच्छा मिला, अब पाकिस्तानी सेलर्स के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि जो आपके ओरिजिनल प्रोडक्ट्स हैं, ज़रूरी नहीं कि आप थर्ड पार्टी वेंडर हो किसी प्रोडक्ट के, अगर आपके ओरिजिनल प्रोडक्ट्स हैं आप उनको सेल कर सकते हैं, आराम से लिस्ट कर सकते हैं। वो आपको एक सर्टेन क्राइटेरिया के ऊपर जज करेंगे एंड देन आपको अलाउ करेंगे कि आप अपनी चीज़ें अमेज़ॉन पे सेल कर सकें। अच्छा, एक और चीज़ भी हमने देखी पैंडेमिक में, उससे पहले भी ये कॉन्सेप्ट आ गया हुआ था इन्फ्लुएंसर्स का या वीलॉगर्स का या ब्लॉगर्स का, कि भाई आप किसी जगह कोई खाना खा रहे हैं तो आप जाकर अपने पोस्ट उस पर डालते हैं और आप कहते हैं भाई यहाँ का बर्गर था और बड़ा जूसी था या अच्छा था, या उसके अलावा कोई चीज़ आपको आ जाती है घर पे और आप फिर उसकी तस्वीरें लगा लेते हैं और आप उनको एक तरह से शाउट आउट देते हैं और आप बताते हैं कि भाई इनका ये प्रोडक्ट है, बड़ा अच्छा है। ये इन्फ्लुएंसर्स में की भी जो तादाद थी वो भी कोविड में बहुत ज़्यादा हमने देखी कि वो बढ़ गई। सब लोग ज़ाहिर है घर में बैठे थे और सबने कमाना था, तो इसमें इसको आप किस तरह से देखते हैं कि ये क्या एक सस्टेनेबल एक इनकम स्ट्रीम हो सकती है इन्फ्लुएंसर्स की, या जैसे ही कोविड जाएगा तो ये कॉन्सेप्ट भी बदल जाएगा और वापस लोग वो वाले मॉडलिंग और वो रैम्प और उस साइड पर ज़्यादा आ जाएंगे इश्तिहारों की तरफ इंस्टेड ऑफ सोशल मीडिया पोस्ट्स? अच्छा, इश्तिहारों की जहाँ तक बात है तो हमारे जो टीवी कमर्शियल्स हैं वो भी अब डिजिटल कमर्शियल्स की तरफ मूव कर रहे हैं जितने ब्रांड्स हैं, क्योंकि फ़र्स्ट ऑफ ऑल वो उनको थोड़ा सा चीपर ऑप्शन लगता है एंड उसके अलावा उसकी जो रीच है वो काफ़ी ज़्यादा है। हो सकता है टीवी उन जगहों पे ना हो जहाँ पे ये लोग टिकटॉक पे या यहाँ पे ये लोग स्मार्टफोन के ज़रिए किसी भी प्रोडक्ट किसी भी ब्रांड को देख सकते हैं, तो उस सबसे पहले तो रीच का एक एडवांटेज है ख़ास तौर से इन्फ्लुएंसर्स को। एंड ड्यूरिंग दिस टाइम पेंडेमिक के अंदर हमने देखा कि काफ़ी लोगों ने इंस्टाग्राम लाइव सेशन, फेसबुक लाइव सेशंस इतने पहले कभी नहीं हुए थे जितने पेंडेमिक के टाइम पे हुए। यूट्यूब के ऊपर लोगों की 1-on-1 इंटरेक्शन बढ़ी एंड नई जूम ऐप जो थी उसने इतना ज़्यादा जो है बिजनेस जनरेट किया। तो चली बेसिकली कोविड की
कोविड की वजह से आई गेस उनका बड़ा हाथ है। लोग काफ़ी कुछ जो यूट्यूब पे थंबनेल्स आते हैं ना कि इस पेंडेमिक के पीछे किसका हाथ है, तो अक्सर मैंने थंबनेल में बेचारे जूम वालों को भी देखा है उनको बदनाम होते हुए। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से चौधरी, ये जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, इन इन्फ्लुएंसर्स में से कैसे पता चलेगा कि कौन सच बोल रहा है और कौन सच नहीं बोल रहा है? क्योंकि इन्फ्लुएंसर तो किसी भी चीज़ के बारे में तारीफ कर दे, कोई प्रोडक्ट ठीक ना भी हो। अच्छा, ये चीज़ यूट्यूबर्स के लिए भी है, इन्फ्लुएंसर्स के ऊपर भी है कि आप उनकी पहले रीच देखें और आप देखें उनकी फॉलोइंग क्या है। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई बात कर रही होंगी या वैस कोई बात कर रहे होंगे तो डेफिनेटली इसके पीछे कोई क्रेडिबिलिटी होगी। तो हर बात को ना माने, सबसे पहले तो अपना ओन रिसर्च आपको करना बहुत ज़रूरी है। इवन जब आप कोई न्यूज़ देखते हैं, उसको आप गूगल करते हैं या कोई एक पर्टिनेंट चैनल होता है जिस पर आप जाके चेक करते हैं कि ये न्यूज़ वैलिड भी है या नहीं है। एक छोटी सी एग्जाम्पल दिलीप कुमार साहब के इंतकाल की थी कि उनका हर साल जब उनकी बर्थडे आती है तो उनको हर साल जो है वो एक इंतकाल की पोस्ट उनकी आ जाती थी पहले, दिलीप कुमार साहब की, एंड बड़े लोग शेयर कर रहे होते थे उसको विदाउट कंफर्मिंग, विदाउट इवन नोइंग कि इसके पीछे क्या इम्पैक्ट हो सकता है। इसी तरह इन्फ्लुएंसर्स का है कि आप देखिए कि वो अभी गरम गरम इन्फ्लुएंसर बना है या वो कल की उसकी पोस्ट है या उसके जो बाकी रिव्यूज़ हैं वो कॉन्ट्रडिक्ट तो नहीं करते अपनी स्टेटमेंट से, तो इससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाता है। लेकिन डेफिनेटली मार्केट ग्रो कर रहा है, नए बिजनेसेस आ रहे हैं, तो कुछ इन्फ्लुएंसर जो हैं वो एक आपसे अमाउंट लेते हैं, कुछ इन्फ्लुएंसर्स सिर्फ पीआर पैकेजेस के ऊपर आपको अपनी रिकमेंडेशन या राय दे सकते हैं। तो ये वेरी करता है हर सिचुएशन में। तो कोई अगर इन्फ्लुएंसर बनना चाह रहा है मिसाल के तौर पे और उसको शौक ये भी है कि वो मॉडल करने की तरफ या ब्रांड एंडोर्समेंट्स की तरफ भी जाए, तो बेसिक स्टेप इसका वैसे होगा क्या? क्योंकि आप मार्केटिंग भी है करते हैं, खुद भी आप होस्ट भी हैं, मॉडल भी हैं, तो अगर कोई शख्स है जो कि देखने में बड़ा अच्छा है और वो ये समझता है कि मैं मॉडल भी हो सकता हूँ, मैं ब्रांड एंडोर्स भी कर सकता हूँ, मैं एडवर्ट्स में भी आ सकता हूँ और मैं इन्फ्लुएंसिंग भी कर सकता हूँ, तो बेसिक स्टेप उसका क्या होगा? आज वो क्या करे? शिफा, सबसे पहले तो उस शख्स को या उस लड़की को, शिफा मेरे हवाले से बात कर दी मेरा ख्याल है प्रोग्राम में। अच्छा, इसमें ऐसा ही है, वैसे बिल्कुल ऐसा है। इसमें आपने अपना जॉनर डिस्क्राइब करना लाजमी है कि अच्छा। आप किस किस्म की प्रोडक्ट्स कर सकते हैं। हो सकता है आप कपड़ों की मॉडलिंग बहुत अच्छी कर सकती हो शिफा, हो सकता है आप किसी कुकिंग ऑयल की इंडोर्समेंट अच्छी ना करती हो, या आप हो सकता है टेक रिव्यू बड़ा अच्छा दे सकती हो, या आपने कोई नया सेलफोन लिया उसके फीचर्स आप बड़े अच्छे एक्सप्लेन करती हो। तो पहले तो आप डिफाइन कर लें और आप एरिया ऑफ इंटरेस्ट, या एरिया ऑफ इंटरेस्ट आपने कर लिया। उसके बाद आप देखिए कि कौन से ऐसे ब्रांड्स हैं जिसको आप अप्रोच कर सकते हैं। इनिशियली आपको खुद अप्रोच करना है। अच्छा। ब्रांड्स को खुद आपने कहना है उनको। खुद आपने जो आप अगर आप बिल्कुल स्टार्टअप आप कर रहे हैं और आप नए इन्फ्लुएंसर हैं, तो अगर आप नए हैं तो आपको ब्रांड क्यों घास डालेगा? कुछ ऐसे ब्रांड्स आपको जरूर घास डालेंगे जो खुद भी नए हैं। जिस तरह आप नए हैं उस तरह काफ़ी ब्रांड्स भी नए हैं। अच्छा। जो कि अपनी उनकी इतना मार्केटिंग बजट नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स दे आर रेडी टू गिव यू द पीआर पैकेज जिसके ऊपर आप रिव्यू कर सकते हैं। तो ये आप दोनों एक दूसरे की मदद कर रहे हैं बेसिकली। ठीक है। और अगर आप दरमियान के लेवल के हैं, मिसाल के तौर पे कितने फॉलोअर्स अगर आपके इंस्टाग्राम पे या सोशल मीडिया पे हो, फॉलोअर्स पूछे ना कितने फॉलोअर होने चाहिए, तो आप किस लेवल में फॉलो करते हैं? कौन सी कैटेगरी? फॉलोअर्स का तो अब ये हो गया है कि बहुत एक तो मिलियंस वाले हैं, मिलियंस वाले हैं, हाँ, मिलियंस वाले हैं। एक वो तो सेलिब्रिटीज के उसमें आते हैं जुमरे में, माहिरा खान वगैरह हो गई। दरमियान के फिर हमारे पास कोई चिल्लर वाली बात कर लें, कोई जो मुझ जैसे लेवल के लिए, मतलब मिलियन वाले तो बिल्कुल ही अलग हो गए, दरमियाना रास्ता। दरमियाना रास्ता। ये जो इन्फ्लुएंसर कैटेगरी है, मिसाल के तौर पे अभी स्टार्ट हुआ है 5,000, 10,000, 20-40,000 या लाख तक जाते हैं, 10,000 to 100,000 के फॉलोअर्स हैं। मैं जो हूँ या मेरी तरह जो डिफरेंट कोई ब्रांड ओनर्स हैं वो एंगेजमेंट देखते हैं फॉलोअर्स से ज़्यादा। अब जो सिचुएशन चल रही है, बिल्कुल। तो एंगेजमेंट से ये होता है क्योंकि फॉलोअर जो है ना, अब आपको चाइनीज़ फॉलोअर्स भी मिल जाते हैं, आपको वियतनामीज़ फॉलोअर भी मिल जाते हैं, जस्ट टू शो द नंबर्स। लेकिन जो ब्रांड्स होते हैं ना, जो अपना रिसर्च कर रहे हैं, बाकायदा कुछ अब डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें उन्होंने जो इंटर्न्स हैं, लड़के लड़कियां रखे हुए होते हैं, जो कि अगर आपको कोई ब्रांड भेजेंगे तो वो आपको पूरा एनालाइज करेंगे, 1 महीने की स्क्रूटनी करेंगे आपकी प्रॉपर पोस्टिंग, इंस्टा स्टोरीज देखेंगे, एंड आप ही को उसका एक पेपर बना के भेज देंगे कि जी ये लास्ट मंथ आपकी ये एंगेजमेंट थी। तो अगर कहीं भी कोई भी घपला हुआ या मसला हुआ, कॉन्ट्रडिक्ट किया आपके फॉलोअर, अब आपके फॉलोअर 1 लाख हैं, आपकी पोस्ट पे 500 लाइक आ रहे हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा मसले वाली बात है। तो आपने हर चीज़ जेन्युइन लेके चलनी है, इसकी ऑर्गेनिक ग्रोथ रखनी है, क्योंकि ऑर्गेनिक ग्रोथ से आपको फ़ायदा होगा। तो वो जो बूस्ट होता है, बूस्ट द पोस्ट या बूस्ट वीडियो या बूस्ट योर प्रोफाइल, वो कितना कारआमद होता है? देखिए, उससे भी जेन्युइन फॉलोइंग आपकी आ रही है ना। वो अगर आप बूस्ट भी करते हैं तो उससे वो एक एडवर्टाइजमेंट है, या वो आप एडवर्टाइज कर रहे हैं, वो किसी किस्म की जाली फॉलोइंग नहीं है, उसका आप रीच बढ़ा रहे हैं। ऑर्गेनिक में उस फॉलो करेंगे, ऑर्गेनिक में आता है, बिल्कुल एग्जैक्टली ऑर्गेनिक में आता है। कभी कभार ब्रांड्स आपको खुद एक सर्टेन अमाउंट एलोकेट कर देते हैं कि ये वाली चीज के लिए हम आपको एक्स्ट्रा बजट दे रहे हैं। अच्छा, यानी कि अगर आप हमारी पोस्ट लगा रहे हैं तो आप उसको इतने पैसों पर बूस्ट कर दें, और बूस्ट कर दें ताकि उसकी रीच मजीद आगे कुछ हज़ार लाखों लोगों तक पहुंचे। मेक सेंस। या
बिल्कुल सही है। वैसे एनीथिंग एल्स आप कुछ जानना चाहेंगे अपने लिए तो आप पूछ लें। मैं तो अब ख्वाबों में खो गया हूँ कि किस तरीके से मुझे इन्फ्लुएंसर बनना है और लोगों को इन्फ्लुएंस करना है, बस पॉजिटिव चीज़ों की तरफ इन्फ्लुएंस करे इंसान, ये मैं सोच रहा हूँ। ऑलरेडी इन्फ्लुएंसर हैं वैसे भाई, आपको इन्फ्लुएंसर बनने की जरूरत नहीं है, आप ऑलरेडी काफ़ी लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। वो मुझसे बड़ी इन्फ्लुएंसर आपके साथ इस वक्त स्टूडियो में बैठी हुई है, वो मुझसे बड़ी इन्फ्लुएंसर है, वो ज़्यादा फॉलोअर हैं, ज़्यादा एंगेजमेंट है, ज़्यादा रीच है। ठीक है, लेकिन एनी अदर करते रहें, हाँ टैग करते रहें और कोशिश करेंगे। हाँ टिप्स पे आ रही थी बेसिकली। टिप्स जो हैं वो क्या होनी चाहिए कि अपने जो रीच है या फॉलोअर्स हैं उसको बढ़ाने की टिप्स क्या हैं बेसिकली, अपने आप को अच्छी तरह मार्केट करना। किसी एक एक्ट्रेस या एक्टर से आप दोस्ती कर लें सबसे पहले तो, और कोशिश करें जब भी आप उसके साथ खाने पे जाएं तो उसको बोल दें कि आपको टैग कर दिया करें अपनी पोस्ट के अंदर। यूजली जो ये एक इजी तरीका है, डेफिनेटली अब इस पे एक्टर डिपेंड करता है कि वो कितना अच्छा दोस्त है आपका कि आपको टैग कर रहा है नहीं कर रहा है। हाँ। क्योंकि आजकल दोस्तियां इस पे टूट रही हैं कि तुमने मुझे फॉलो किया नहीं किया, तुमने मेरी पोस्ट को रीशेयर किया, अपनी टाइमलाइन पे नहीं किया। तो अब डिजिटल जो लड़ाई झगड़े बिल्कुल, अब तो डिजिटल लड़ाई झगड़े हैं, डिजिटल लड़ाई झगड़े। तो इसी तरीके से ये तो जेन्युइन फॉलोइंग है, लेकिन उसके अलावा आपको इंगेज रखना है, आपकी ऑडियंस के साथ आपको इंगेजमेंट रखनी है। आस्क क्वेश्चंस, अगर आप इंस्टाग्राम की बात कर रहे हैं तो आप अपने सवाल लोगों से कर रहे होते हैं, कमेंट्स में आप लोग कुछ लोगों को जवाब दे रहे होते हैं। ऑफ कोर्स नेगेटिव कमेंट्स को छोड़ के आप पॉजिटिव कमेंट्स को रिप्लाई कर देते हैं। सही है। ताकि जो आपके फॉलोअर्स हैं उनको पता है कि अगर हम इसको कोई बात करेंगे तो ये आगे से रिस्पॉन्ड बैक करेगा, या पढ़ रही है या ये पढ़ रहा है। जहाँ से उनको लगेगा कि हम सिर्फ दीवार से बातें कर रहे हैं तो वहाँ से आपकी फॉलोइंग गिरनी कम हो जाती है। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे उज़ैर, बड़े इंपॉर्टेंट लेसन्स थे फॉर ऑल द इन्फ्लुएंसर्स। और इन्फ्लुएंस करते रहें जी, पैसा भी कमाते रहें साथ साथ, लेकिन ये ज़रूर देख लें कि अपनी क्रेडिबिलिटी और जो एक तरह से जो उस किसी प्रोडक्ट के साथ आप एसोसिएट करते हैं खुद को, तो वो प्रोडक्ट इतना हो कि वो जेन्युइन हो और किसी को नुकसान ना पहुंचाए। बहुत सी इस किस्म की क्रीम्स हैं, फेशियल प्रोडक्ट्स हैं, जिनके बारे में मैंने एक पोस्ट पढ़ी थी कि वो किसी बड़े इन्फ्लुएंसर ने उसको इन्फ्लुएंस करके पोस्ट फैला दी और फिर उसने रैशेस कर दिए लड़कियों की स्किन पर। तो इस चीज़ का ज़रा ख्याल रखें और बाकी पैसा बनाते रहे और इन्फ्लुएंस भी करते रहे।